अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इकबाल के यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। उर्दू अनुवादक की तैयारी में आपको उर्दू क़वायद की जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा उर्दू क़वायद में दस्तरस हासिल करने के लिए आपको ये यूट्यूब चैनल देखना चाहिए। चलिए हम वक्त को न ज़ाय करते हुए अपने मुद्दा की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने उर्दू क़वायद का आगाज़, उर्दू ज़बान का आगाज़ ज़बान का आगाज़ कैसे हुआ था, हमने बताया था कि इसके ताल्लुक़ से दो नज़रियात हैं। ज़बान के जो माहिरीन हैं उनमें से एक ग्रोह का ये कहना है कि इंसानी आबादी शुरुआती दौर में किसी एक जगह पर रही होगी, फिर वहाँ से लोग दूसरी जगहों पर मुंतकिल हुए होंगे और वहाँ से वो ज़बान भी अपने साथ ले गए होंगे। लिहाजा किसी न किसी हद तक ज़बान की जड़ें एक ही होंगी, क्योंकि वो सब लोग एक ही जगह से निकल कर के दुनिया में फैले हैं। दूसरे ग्रोह का ये कहना है कि नहीं, इंसानी आबादी मुख्तलिफ़ जगहों पर आबाद रही, सब लोग अपनी अपनी ज़बानें बोलते रहे, एक ज़बानों का दूसरी ज़बान से कोई रिश्ता नहीं है। तो दोनों के पास अपनी दलीलें हैं, लेकिन पहले ग्रोह के जो ज़बान के माहिरीन हैं उसकी बात में, उसकी दलील में ज़्यादा ताकत महसूस होती है, इसलिए कि तहक़ीक़ से ये साबित होता है कि मुख्तलिफ़ ज़बानें ऐसी हैं जिनका आपस में गहरा रिश्ता है। जैसे कि हमें बहुत सारे अल्फाज संस्कृत में और फ़ारसी में और इसी तरीके से अंग्रेज़ी में यकसा मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने बताया था, जैसे मादर, मदर, मात्र, माँ, आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ ज़बान के अल्फाज हैं। अंग्रेज़ी में मदर बोलते हैं, फ़ारसी में मादर बोलते हैं, संस्कृत में मात्र बोलते हैं, हिंदी में माँ बोलते हैं या उर्दू में माँ बोलते हैं। ये सब ज़बानें किसी न किसी हद तक एक असल और जड़, अपनी जड़ रखती है। इसी तरीक़े से ज़बान का इर्तिक़ा भी हुआ। पहले ज़बान का ईजाद हुआ, उसके बाद उसका इर्तिक़ा हुआ। इर्तिक़ा का मतलब होता है तरक्की, डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज का, ज़बान का की तरक्की कैसे हुई, इसके भी मरहले हैं। जिस तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी धीरे धीरे तरक्की की मंजिलें तय करता है, उसी तरीके से ये ज़बान भी तरक्की की मंजिलें तय की है। हमने बताया था कि उर्दू की ज़बान 3 मरहलों से गुज़र कर यहाँ तक पहुँची है। पहला मरहला यक रुकनी ज़बान का है। यक रुकनी ज़बान, यक रुकनी ज़बान। और दूसरा, आप बताइए, दूसरा है पैवंदी ज़बान, पैवंदी ज़बान। और इसी तरीके से तीसरा है मुनसरिफ़ ज़बान। हमने सब की तशरीह पहले वाले वीडियो में कर दी है, वहाँ अगर आप जाकर के तफसील हासिल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर ज़बान के लिए कुछ उसूल और क़वानीन होते हैं जिनसे उस ज़बान को सही तौर से सीखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़बान की दुरुस्ती और उसकी ख़ूबसूरती को बरकरार रखने के लिए उन क़वानीन पर अमल दरामद ज़रूरी होता है। उर्दू ज़बान के भी कुछ उसूल हैं जिन्हें क़वायद या ग्रामर कहा जाता है। उनके जानने से उर्दू ज़बान को ठीक तरीके से बोला और समझा जा सकता है। अंग्रेज़ी क़वायद को ग्रामर कहते हैं। क़वायद या ग्रामर लिसानियात की एक अहम शाख है, मतलब भाषा की एक अहम शाख है, और उसका मुताला ज़बान पर दस्तरस हासिल करने के लिए नहायत ज़रूरी है। दस्तरस का मतलब ग़लबा। यहाँ हम उर्दू ज़बान के क़वायद की बुनियादी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उर्दू क़वायद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। उर्दू क़वायद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। नंबर 1 इल्म हिज्जा, नंबर 2 इल्म सर्फ़, नंबर 3 इल्म नहव, नंबर 4 इल्म बलागत और नंबर 5 इल्म उरूज़। आप देख रहे हैं, तो इल्म नहव, इल्म सर्फ़, इल्म बलागत, इल्म उरूज़, ये तीनों जो हैं, ये पाँचों, ये उर्दू ज़बान की क़िस्में हैं।
इल्म हिज्जा किसे कहते हैं, एक अहम सवाल है। इल्म सर्फ़ किसे कहते हैं, इल्म नहव किसे कहते हैं, और इल्म बलागत कैसे कहते हैं, इल्म उरूज़ कैसे कहते हैं। तो उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो कि नंबरवार यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे बआसानी पढ़ सकते हैं। तो इल्म हिज्जा, चलिए हम इस पर मज़ीद तशरीह हासिल करते हैं। आपके सामने जो इबारत लिखी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि इल्म हिज्जा या इमला, जिसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं अंग्रेज़ी में, इल्म हिज्जा से मुराद क्या है कि हरूफ की आवाज़ और उनके हरकात तो सकानात, ये ज़बान की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। हरूफ दरअसल आवाज़ों की तहरीरी अलामतें हैं। क्या मतलब, इल्म हिज्जा से मुराद है हरूफ की आवाज़। हर हरूफ की अपनी एक आवाज़ होती है। जैसे हम अलिफ बोलते हैं तो आ वाली आवाज़ निकली, बे बोलते हैं, देख रहे हैं, बे की आवाज़ निकली ते से, जीम है खे या क ख ग घ, देख रहे हैं। हर हरफ की अपनी आवाज़ है और सबकी अपनी अपनी हरकत और सुकून है। तो हरूफ की जो आवाज़ है वो ज़बान की सबसे छोटी इकाई है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हरूफ हैं ये दरअसल आवाज़ों की तहरीरी अलामतें हैं। जैसे आ, देख रहे हैं, आ जो है फ़िनिकी ज़बान का एक वर्ड है। आ भैंस को बोलते हैं। भैंस जब आवाज़ निकालती है तो आप देखते होंगे कि आ की ज़ोर की आवाज़ निकालती है। तो इब्तदाई दौर में इंसानों ने जब ज़बान बनाना शुरू किया तो उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें जो उन्होंने इर्द गिर्द में सुनी उन्हीं से अपने हरूफ बनाए। और इसी तरीके से देख लीजिए, बा या बे या बित, बा बित या बैत किसको बोलते हैं, घर को बोलते हैं। ये भी फ़िनिकी ज़बान का हर्फ है, ठीक है। इसी से रोमन में ये चीज़ पहुंची तो अल्फ़ाबेट हो गया, अलिफ अल्फ़ा बित, देख रहे हैं, अल्फ़ा बित अलिफ अल्फ़ाबेट। बहरहाल, तो लोगों ने जानवरों की कायनात में होने वाले जो फेनोमेनन हो रहे हैं उसकी जो आवाज़ें सुनी, उन्हीं आवाज़ों की मदद से उन्होंने हरूफ को तश्कील दिया। तो जब ये कहा जा रहा है कि हरूफ जो है दरअसल आवाज़ों की तहरीरी अलामतें हैं, तो इसे समझने की कोशिश होनी चाहिए। ये जो है ज़ाहिर सी बात है, कागज़ में हम जो हर्फ लिखते हैं, चाहे अलिफ लिखें या बे लिखें, ये एक अलामत है, तहरीरी अलामत। लिखने के लिए हमने एक चीज़ तय कर लिया है, एक निशान तय कर लिया, एक सिंबल हमने तय कर लिया है कि जब हमें मान लिया कि इक़बाल लिखना हो तो अ के लिए अलिफ यूज़ करेंगे, है ना। काफ़ की आवाज़ के लिए काफ़ यूज़ करेंगे। जहाँ ब निकल रहा है उसके लिए हम बे यूज़ करेंगे। जहाँ लाम की आवाज़ है वहाँ ल की आवाज़ है या लाम आप महसूस कर सकते हैं, तो उसके लिए लाम की अलामत को लिखा जाएगा या उसे यूज़ किया जाएगा। आवाज़ की एक अलामत को हर्फ कहते हैं। देखिए, हर आवाज़ के लिए बिल उमूम एक अलामत तय कर लिया गया। जैसे जो अ की आवाज़ है तो उसके लिए अलिफ निकाल लिया गया, ब की जो आवाज़ है उसके लिए बे निकाल लिया गया, ता की जो आवाज़ है उसके लिए ते निकाल लिया गया। तो जितनी भी आवाज़ें हैं उनके लिए कोई ना कोई अलामत तय कर ली गई है। नून, नौ की आवाज़ में वहाँ नून लिखा जाएगा, मौ की आवाज़ में वहाँ मीम लिखा जाएगा। तो हर हर्फ की एक अलामत तय कर ली गई है। उन्हीं अलामत की मदद से हम लफ्ज़ बनाते हैं। तो आवाज़ की एक अलामत को हर्फ कहते हैं। हर्फ ही को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। जैसे ABCD से लेकर Z तक जितने भी हैं ये सब हर्फ हैं और सब लेटर हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे होंगे, आवाज़ भी पहुंच रही होगी। उर्दू ज़बान के तमाम हरूफ मुआविन हरूफ को छोड़कर अबजद या हुर्फ़ तहजी कहते हैं, यानी अल्फ़ाबेट कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं दो चश्मी है, हमज़ा और ये, इसको मुआविन हरूफ करार दिया गया। इनको छोड़कर जितने भी हरूफ हैं अलिफ बे ते से लेकर के लाम मीम नून तक जितने भी हरूफ हैं सबको हुरूफ़ अबजद कहा जाता है या हुरूफ़ तहजी कहते हैं। उर्दू ज़बान के हुरूफ़ तहजी हस्ब ज़ेल है, आप यहाँ देख सकते हैं। उर्दू ज़बान के हुरूफ़ तहजी यानी अल्फ़ाबेट, जैसे अंग्रेज़ी में है ABCD से लेकर Z तक, उसी तरीक़े से उर्दू में भी अलिफ बे ते है,
देख लीजिए कहाँ तक है, ने तक है। अलिफ बे ते टे से जीम चे है खे दाल जाल रे रे जे। ये रे के बाद जो है इसको भी जे ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ज़रतुश्तियों की किताब है जंद अविस्ता, जंद अविस्ता, तो उसको ऐसे ही लिखते हैं जंद, ठीक है, अविस्ता। तो 3 नुक्ता से होता है। और उसके बाद देख लीजिए सीन है, शीन है, सा ज़ा तो ज़ो ऐन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव है ये। फिर भे फे थे ठे झे भे छे धे ढे ढे खे घे ले में ने। तो ये जितने हरूफ हैं लास्ट वाले, टोटल कितने हुए आप इसे गिन करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि टोटल हरूफ तहजी कितने हैं। एक चीज़ जो काबिल ज़िक्र है, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से लेकर के ये सब जिसमें भी दो चश्मी है लगा हुआ है, ये बाकायदा इसे मुरक्कब हरूफ ना कह करके हैकारी हरूफ कहेंगे, क्योंकि इसमें है लगा हुआ है। हैकारी का मतलब ये देखिए इस तरह लिखते हैं इसको, हैकारी हरूफ है ये सब। क्या है? हैकारी हरूफ, क्योंकि इसमें है लगा हुआ है। और चूँकि इसे हम मुरक्कब भी नहीं मान सकते, मुरक्कब क्योंकि आवाज़ इसमें सिंगल ही है। देखिए जब हम बोलते हैं भे, तो ऐसा नहीं ना है कि पहले बे बोले फिर है बोले, नहीं, डायरेक्ट हम भे, जब हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही है तो सिंगल तरीके से निकल रही है, भे फे थे ठे झे छे धे। इसीलिए हम मुरक्कब आवाज़ न कह करके इसे ग्रामर की ज़बान में, क़वाइद की ज़बान में हिकारी हरूफ कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो उर्दू क़वाइद की 5 किस्में हैं। पहला ज़िक्र हुआ इल्म हिज्जा, दूसरा इल्म सर्फ़, पहला इल्म हिज्जा, दूसरा इल्म सर्फ़, तीसरा इल्म नहव, चौथा इल्म बलागत, पाँचवा इल्म उरूज़। तो इल्म हिज्जा आपको समझ में आ गया। इल्म हिज्जा या इल्म इमला ये ज़बान की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इल्म हिज्जा से मुराद क्या है? हरूफ की आवाज़ और उनके हरकत व सकनात। हरूफ की आवाज़ को ही इल्म हिज्जा या इल्म इमला कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इल्म सर्फ़ की बात करते हैं। इल्म सर्फ़, इसको सिर्फ ना पढ़ा जाए, क्या पढ़ेंगे? इल्म सर्फ़। एक मिनट, इल्म सर्फ़ है, इस पर आप ज़बर दे सकते हैं इस तरह। सर्फ़ का मतलब होता है उलट फेर करना, इसी से है तसर्रुफ़। क्या है इससे? तसर्रुफ़, जिसके माना होते हैं उर्दू में उलट फेर करना, तसर्रुफ़ात जिसकी जमा है। तो इल्म सर्फ़ का मतलब हो गया इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी इसका अंग्रेज़ी है। इटिमोलॉजी में क्या होता है कि जो लफ्ज़ होता है उसी के ताल्लुक़ से बहस की जाती है। यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, इल्म सर्फ़ इटिमोलॉजी, आखिरी लाइन, इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों यानी मीनिंगफुल वर्ड से बहस की जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों से बहस की जाती है। कैसे लफ्ज़ों से? जिसका कोई माना हो, जिसका कोई मतलब हो। देखिए अब आप यहाँ पर आ जाइए, क्या लिखा है कि यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। अब जब इल्म सर्फ़ की बात होगी तो वहाँ लफ्ज़ के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होगी ही, क्योंकि इल्म सर्फ़ का काम ही है लफ्ज़ों के ताल्लुक़ से बहस करना। लफ्ज़ बेमाना भी होता है और मानेदार भी होता है। हमने क्या कहा कि लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। पहला लफ्ज़ मौजू मतलब मीनिंगफुल वर्ड, दूसरा मुहमल। पहला हो गया मौजू, ये देखिए इस तरह लिखेंगे मीम वापस मौजू, दूसरा हो गया मुहमल। मौजू और मुहमल अंग्रेज़ी उसका लिखा हुआ है, मौजू का मीनिंगफुल वर्ड आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल का मीनिंग का मतलब मानेदार, वर्ड का मतलब लफ्ज़ है, मानेदार लफ्ज़। और दूसरा है मुहमल। इसको आप एक मिसाल से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं रोटी, लेकिन साथ साथ क्या बोलते हैं? रोटी वोटी।
खाना दाल वाल, चावल वावल, गोश्त वोश्त, देख रहे हैं, पानी वानी। तो हम रोटी के साथ, पानी के साथ, चावल के साथ कुछ बेमाना वर्ड भी साथ में लगा रहे हैं। लेकिन इल्म सर्फ़ जो है सिर्फ मानेदार लफ्ज़ से बहस करेगा। जैसे चावल से बहस करेगा, पानी से बहस करेगा, वानी से बहस नहीं करेगा, चावल के साथ वावल से बहस नहीं करेगा, गोश्त के साथ वोश्त से बहस नहीं करेगा। जो मानेदार लफ्ज़ है बस उसी से बहस करेगा। तो इल्म सर्फ़ में मानेदार लफ्ज़ से बहस होती है, जिसको मौज़ू बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है मुहम्मल, जिसका कोई मीनिंग ना हो, वो मीनिंगलेस लफ्ज़ होता है। चलिए आगे। यहाँ इन्होंने तशरीह करके लिख दिया है कि लफ्ज़ मौज़ू की 5 किस्में हैं। अब जब लफ्ज़ है वो मानेदार है तो उसकी भी 5 किस्में हो जाएंगी। आइए उस पर भी हम लोग बहस कर लेते हैं। मीनिंगफुल लफ्ज़ जो भी होगा उसकी कुछ न कुछ किस्में तो बन ही जाएंगी। आप अपने मुंह से जो भी लफ्ज़ निकालते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, या तो वो बेमाना होगा या मानेदार होगा। अगर बेमाना है तो उसकी कोई अहमियत नहीं, और अगर मानेदार है तो या तो वो इस्म होगा, या फिर ज़मीर होगी, या सिफ़त होगा, या फ़ेल होगा, या मुतालिक़ फ़ेल होगा। मतलब आपके मुंह से जो भी मानेदार लफ्ज़ निकला वो 5 हालतों से खाली नहीं है उर्दू ज़बान में। या तो आप कोई नाउन बोले होंगे, या प्रोनाउन बोले होंगे, या कोई वर्ब बोले होंगे, या कोई एडवर्ब बोले होंगे। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी लफ्ज़ मानेदार बोला गया होगा, अगर मान लेते हैं कि वो इस्म है, तो अब सवाल ये है कि इसमें क्या चीज़ है भाई। तो देख लीजिए, इसमें नाम है। ये देखिए, इसमें किसे कहते हैं? इसमें किसी शख्स, जगह, शय और कैफियत के नाम को कहते हैं। जैसे अहमद, पटना, आदमी, शहर, घर, खुशी। एक चीज़ और समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम ये कहें कि इसमें जो है एक नेमिंग वर्ड है, मतलब जिससे किसी चीज़ का नाम रखा जाए, नाम बोला जाए, या नाम तय किया जाए। इसमें एक ऐसा लफ्ज़ है जैसे कोई किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को कहते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी आदमी का नाम है तो वो भी इसमें है, किसी शहर का नाम है तो वो भी इसमें है, जैसे पटना। लफ्ज़ आदमी जो कि एक कॉमन नाउन है वो भी इसमें है। शहर ये भी एक कॉमन नाउन है लेकिन है तो नाउन, इसमें आम है बाकायदा। घर ये भी कॉमन नाउन है, इसमें आम है, ये भी नाउन ही है, इसमें ही है। खुशी ये भी एक तरह से इसम ही है। ये अलग बात है कि ये इसमें ये कैफियत है। कैफियत किसे कहते हैं? कैफियत कहते हैं एहसास को। वो एहसास गम का भी हो सकता है और वो एहसास खुशी का भी हो सकता है। तो कैफियत इंसानी एहसास का नाम है। तो इंसानी एहसास चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे दुख हो या अफसोस हो, वो सब इसमें कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ ज़िक्र किया गया है, जैसे कि अहमद, पटना, आदमी, शहर, घर, खुशी, चाँद, सूरज, ये सब नाउन है, ये सब इसम है और सब बामाना है। जब हम अहमद बोलते हैं तो इससे कोई मखसूस आदमी मुराद लिया जाता है। इसी तरीके से हम पटना बोलते हैं तो इससे कोई मखसूस शहर मुराद लिया जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। जब हम आदमी बोलते हैं तो इससे एक मखसूस प्रजाति मुराद होती है, जानवर मुराद नहीं होता। जब हम शहर बोलते हैं तो गाँव मुराद नहीं होता। जब घर बोलते हैं तो आंगन मुराद नहीं होता। जब हम खुशी बोलते हैं तो गमी मुराद नहीं होती है। नाम कहते ही हैं चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने का, फ़र्क करने का। जब हम किसी चीज़ का नाम रखते हैं या नाम लेते हैं तो हम उस चीज़ को या उस शख्स को औरों से अलग कर रहे होते हैं। आप समझ गए होंगे। अब आप चलिए ज़मीर की तरह। ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर नाम है देखिए, ज़मीर को अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। मतलब नाउन तो होगा लेकिन वो प्रो होगा, मतलब नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला होगा। जैसे मैं, तुम, वो, हम वगैरह। जैसे मेरा नाम है, मैं मोहम्मद इकबाल हूँ। मैं मोहम्मद इकबाल हूँ। तो मैं अपनी जगह पर, नाम की जगह पर मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जैसे और दूसरी मिसालें, जैसे तुम कौन हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं सामने वाले के लिए तुम का इस्तेमाल किया जा रहा है। वह एक हाथी है तो वह
अगर हाथी का कोई नाम है तो नाम न लेकर हम वह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग पटना जाएंगे, तो हम लोग में जितने आदमी हैं सबका नाम न लेकर के उसकी जगह पर ज़मीर का इस्तेमाल हो रहा है। इसे मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ज़मीर वो है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे ज़ैद एक लड़का है, वह खेलने में अच्छा है, वह रोज़ाना वक्त पर स्कूल जाता है, वह रोज़ाना वक्त पर स्कूल से लौटता है, वह अपने असातिज़ा का एहतराम करता है। देख रहे हैं, तो ज़ैद हमने सिर्फ़ एक बार इस्तेमाल किया, उसके बाद जगह जगह पर हम वह का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ज़मीर है। जैसे जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम सपोज़ कि महताब है। महताब, आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं, आप में सलाहियतें भरी हुई हैं। आप अपनी सलाहियत को लोगों के सामने ज़ाहिर कीजिए। आप जो चाहिए जो चाहें कर सकते हैं। आप एक अजीम शख्सियत हैं, आप में बहुत सारा गुण है, वगैरह वगैरह। आप देख रहे हैं, हमने एक बार सिर्फ महताब का नाम लिया, उसके बाद उस इसम के बाद हम उसकी जगह पर ज़मीर का इस्तेमाल करते चले गए। आप ये सब ज़मीर है, जो कि तुम का मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है। तुम की जगह पर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करना हो तो आप बोलते हैं। बड़े को आप बोलते हैं, या जिसको इज़्ज़त से पुकारना हो उसको हम आप बोलते हैं। नंबर 3 पर है सिफ़त। सिफ़त किसे बोलते हैं? एडजेक्टिव को अंग्रेज़ी में। ठीक है, देख लीजिए। सिफ़त वो लफ्ज़ है जिससे किसी इस्म या ज़मीर की खूबी, ख़ामी, कैफ़ियत वगैरह मालूम हो, जैसे अच्छा, बुरा, लंबा वगैरह। इसमें ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ भी सिफ़त होगा, अच्छा, बुरा, लंबा वगैरह, या तो कोई आदमी अच्छा होगा या कोई चीज़ अच्छी होगी। ठीक है ना, जैसे आप अच्छे हैं, यहाँ पर हम ज़मीर की सिफ़त बयान कर रहे हैं। आपका नाम ना लेकर के हम लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? जैसे आपका नाम महताब है, महताब अच्छा है, आफ़ताब बुरा है, क़मर लंबा है। तो हमने यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल किया और उसकी हमने सिफ़त बयान की कि वो अच्छा है, बुरा है, लंबा है, वगैरह वगैरह। और ये भी तो मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि हम नाम न लेकर के उसकी ज़मीर बयान कर दें और फिर ज़मीर की अच्छाई या ख़ामी बयान करें। जैसे महताब ना बोल करके हम बोलें कि आप अच्छे हैं, ज़ैद बुरा है, असलम लंबा है, सॉरी, आप अच्छे हैं, तुम बुरे हो, या वह बुरा है, मैं लंबा हूँ। आपने एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश की कि हम ज़मीर की सिफ़त बयान कर रहे हैं। तो सिफ़त नाम है ऐसे अल्फाज का जो किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई बयान करे, ख़ामी बयान करे या कैफ़ियत बयान करे। अब कैफ़ियत की मिसाल तो अभी हमने नहीं दिया, तो आप मिसाल ले सकते हैं, मैं गमगीन हूँ। देख रहे हैं, गमगीन यहाँ कैफ़ियत को ज़ाहिर कर रहा है। आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ खुश जो है आपकी कैफ़ियत बयान की जा रही है। तो सिफ़त नाम है ऐसे अल्फाज का जो किसी इस्म की या ज़मीर की खूबी, ख़ामी या कैफ़ियत को बतलाएं। चलिए, अगला है फ़ेल। क्या है अगला? फ़ेल, नंबर 4 पे। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का होना या किया जाना मालूम हो। देखिए, लफ्ज़ फ़ेल ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, वर्ब अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। फ़ेल का मतलब ये होता है, माना ही होता है करना। ठीक है, हिंदी में इसे क्रिया बोलते हैं। ठीक है, और उर्दू में इसे फ़ेल बोलते हैं और अरबी में इसे फ़ेल बोलते हैं। फ़ेल वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का होना या किया जाना मालूम हो। जैसे कोई अल्फाज हैं, जैसे कोई अल्फाज है, अगर उससे किसी काम का होना मालूम हो, ठीक है, या करना मालूम हो, तो उसे फ़ेल कहेंगे। जैसे पढ़ना, खाना, दौड़ना, सोना, खेलना वगैरह। ये सारी जो मिसालें हैं, आप देख रहे हैं, ये सारी मिसालों में कुछ न कुछ काम का होना पता चल रहा है। जैसे पढ़ना, पढ़ना भी एक काम है, खाना एक काम है, दौड़ना ये भी एक काम है, सोना एक काम है, खेलना एक काम है। ठीक है, बारिश होना,
यहाँ होना भी एक काम है, बारिश हो रही है। गमगीन होना, यहाँ होना लगा हुआ हो, वो भी एक काम है। तो वर्ब उसे कहते हैं जो यहाँ मिसाल में नहीं लिखा हुआ है, हमने अब जिक्र कर दिया है, आप इसे जहन में रखिएगा। तो वर्ब किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं? ये ऐसे ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो। अब आइए आगे मुतालिक़ फ़ेल की तरफ। मुतालिक़ फ़ेल का मतलब ये हुआ जिसे हम अंग्रेज़ी में एडवर्ब कहते हैं। देखिए वर्ब तो रहेगा ही, उसमें कुछ ऐड कर देंगे। ये वो लफ्ज़ हैं जो फ़ेल की कैफ़ियत को वाज़े करें। आप समझ रहे हैं? जो फ़ेल की कैफ़ियत को वाज़े करें। जैसे दौड़ना एक फ़ेल है, लेकिन दौड़ जो रहा है बंदा बहुत तेज़ दौड़ रहा है उसेन बोल्ट की तरीके से, या कछुए की तरह तेज़ दौड़ रहा है। तो अगर तेज़ दौड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मुतालिक़ फ़ेल हो जाएगा। देखिए दौड़ना फ़ेल है, लेकिन हमने लगा दिया कि वो तेज़ दौड़ रहा है, तो तेज़ जो है ये कौन सा लफ्ज़ है, मुतालिक़ फ़ेल कहलाएगा। ज़ैनब जल्दी जल्दी खा रही है, तो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, मुतालिक़ फ़ेल हो जाएगा। वो धीरे धीरे चल रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये भी मुतालिक़ फ़ेल हो जाएगा। आप देख सकते हैं इन तीनों जुमलों में बितरतीब तेज़, जल्दी जल्दी और धीरे धीरे मुतालिक़ फ़ेल हैं। मुतालिक़ फ़ेल कहते ही किसको हैं, जो फ़ेल की कैफ़ियत को, फ़ेल की हालत को ज़ाहिर करें। फ़ेल है दौड़ना, फ़ेल है खाना, फ़ेल है चलना। तो खाना, चलना और दौड़ना ये तीनों फ़ेल है। इन तीनों फ़ेल की कैफ़ियत कौन कौन बयान कर रहा है, तेज़, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। ये उनकी कैफ़ियत को बयान कर रहा है कि दौड़ना तेज़ है, खाना जल्दी जल्दी हो रहा है और चलना धीरे धीरे हो रहा है। आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए, जब इल्म सर्फ़ की बात हो रही है, मतलब इटोमोलॉजी की, तो वहाँ पर लफ्ज़ की बात होगी। और जो भी लफ्ज़ होगा या तो वो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, क्योंकि उर्दू ज़बान में जितनी अल्फाज हैं वो या तो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आप जिन्स समझते होंगे। जिन्स कहते हैं तज़कीर और तानीस को। जिन्स का मतलब होता है जेंडर तय करना। जेंडर का मतलब हुआ सिन्फ तय करना। जैसे अल्लाह ताला ने जितने भी मखलूक़ात पैदा किए हैं सबको जोड़ों में पैदा किए हैं, चाहे वो परिंदा हो या इंसान हो या जानवर हो या नबातात हो, पेड़ पौधे हों, सबका जोड़ा है। ठीक है, तो जोड़ा ज़ाहिर सी बात है, जोड़े में मुज़क्कर चाहिए और मुअन्नस चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। तो जो मुज़क्कर होगा उसको तज़कीर भी बोलते हैं, जो मुअन्नस होगा उसको तानीस भी बोलते हैं। चलिए, ये समझ में आ गई आपको बात। इसको हम इसको मज़ीद वज़ाहत करते हैं। जेंडर के एतबार से, मतलब जिन्स के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। अब सवाल ये है कि लफ्ज़ कैसे मर्द और औरत होगा, है ना बात। तो ये मान लिया गया है कि ज़बान में जो भी लफ्ज़ है वो या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। ठीक है, तो जिन्स के एतबार से इसमें की दो किस्में हुई, नंबर एक मुज़क्कर और नंबर दो मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस, जिसे इंग्लिश में मेल और फीमेल कहते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस को। ठीक है, इसमें जानदार और गैर जानदार दोनों तरह के इसम को मुज़क्कर और मुअन्नस में तकसीम किया गया है। इसमें जानदार और गैर जानदार दो तरह का इसम होता है। कुछ इसम जानदार होता है, जैसे इंसान, ये ऐसा इसम है जो जानदार है, और गैर जानदार जैसे ज़मीन। दोनों तरह के इसम को मुज़क्कर और मुअन्नस में तकसीम किया गया है। उर्दू क़वायद में अगरचे इसमों की जिनसियत की पहचान के लिए कुछ उसूल मुरतब किए गए हैं, मगर उसमें बड़ी तादाद में मुस्तस्नियात, मतलब एक्सेप्शंस भी शामिल हैं। क्या मतलब, उर्दू ज़बान में जितने भी अल्फाज हैं उसकी जिनसियत को तय करने के लिए कि वो मुज़क्कर है, वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इसके लिए बहुत सारे उसूल तय किए गए हैं। जैसे पानी, मेरा एक सवाल है, कमेंट में लिख के बताइएगा, पानी मुज़क्कर है या मुअन्नस है। पानी, पानी बह रहा है या बह रही है। घी मुज़क्कर है या मुअन्नस है, आप कमेंट में लिख करके बताइए। घी अच्छा होता है या अच्छी होती है। अब दही के बारे में बताइए, दही खट्टा होता है या खट्टी होती है। इसी तरीके से पुलिस के बारे में बताइए, पुलिस आ रही है या पुलिस आ गया या आ रहा है, क्या है ये, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके बताइए,
हम देखेंगे कौन लोग कितनी दिलचस्पी से इसे सुन रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो उर्दू क़वायद में अगरचे इसमों की जिनसियत की पहचान के लिए कुछ उसूल मुरतब किए गए हैं, मगर इसमें बड़ी तादाद में मुस्तस्नियात भी शामिल हैं। क्या मतलब इस जुमले का? इस जुमले का मतलब ये है कि उसूल तो बनाए गए हैं ताकि आसानी के साथ लफ्ज़ों की जिनसियत को तय कर सकें कि आया वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, लेकिन इसके अलावा भी इन उसूलों से परे भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो उसूल के अंदर में या अंडर में नहीं आते, वो एक्सेप्शन है। जैसे कि एक उसूल है कि जिसके आखिर में या मद्दा हो, जैसे हाथी है ना, दही, घी वगैरह वगैरह, जैसा कि अभी हमने ज़िक्र किया, उसको मुअन्नस माना जाएगा। ठीक है, लेकिन देख लीजिए, हाथी, घी, दही, क्या ये मुअन्नस है? इसकी मज़ीद वजाहत आप सेक्शन में आपको करना है, क्योंकि हमने ये सवाल आपके सामने रखा है। तो मुस्तस्नियात का मतलब ये हुआ कि जो उसूल से हट करके हो, उसूल के दायरे कार में ना आता हो, उसे मुस्तस्नियात कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद कहते हैं। तलबा और तालिबात के पढ़ने और समझने और प्रैक्टिस करने के लिए इसकी तफसील अलग से दी गई है। अब आइए, जब इसमें सर्फ़ की बात हो रही है, एटिमोलॉजी की, तो वहाँ आदाद, नंबर्स की, सिंगुलर प्लूरल की बात ज़रूर होगी। देखिए, कोई भी लफ्ज़ है, ठीक है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है और जमा भी हो सकता है। ठीक है ना, इसमें वाहिद भी हो सकता है और जमा भी। जब किसी जानदार या बेजान इसम की तादाद एक हो तो वो वाहिद, और जब उसकी तादाद एक से ज़्यादा हो जाए तो उसे जमा कहते हैं। अब हम यहाँ पर मज़ीद एक चीज़ का इजाफ़ा करते हैं। क्या इजाफ़ा करते हैं? आपने देखा कि इसमें वाहिद भी हो सकता है, मतलब सिंगल या सिंगुलर भी हो सकता है और जमा भी हो सकता है। ठीक है, जब किसी इसम की तादाद एक हो तो वाहिद, जब उसकी तादाद एक से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम जमा कहते हैं। जैसे अगर किताब एक हो तो उसे वाहिद, और जब एक से ज़्यादा हो, मतलब आपके पास एक से ज़्यादा किताब हो, तो उसे क्या बोलेंगे? किताबें बोलेंगे या कुतुब बोलेंगे। तो कुतुब अगर लिखा हुआ है या किताबें कहीं पर लिखा हुआ है तो उसे क्या क्या कहेंगे? जमा कहेंगे। किताब हुआ वाहिद, कुतुब हुआ जमा, या किताबें हुई जमा। इसी तरीके से अमीर से उमरा बन जाएगा, अमीर हुआ वाहिद, उमरा हुआ जमा। गरीब से गुरबा बन जाएगा, गरीब हुआ वाहिद, गुरबा हुआ जमा। ठीक है, हालत से हो जाएगा हालात, हालात जमा हो गया। हकीकत से हक़ाइक़, रसाला से रसाइल, आम से अवाम, कायदा से क़वायद, नबी से अम्बिया वगैरह वगैरह। ये जमा है, ये सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया है, वाहिद से जमा बनाया गया है। तो उर्दू में वाहिद से जमा बनाने के भी कई उसूल हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन मौजूद है। हमने कहा था कि हम एक अहम चीज़ बताने जा रहे हैं। जनरल अंग्रेज़ी हो या हिंदी उर्दू हो, इसमें अगर कोई चीज़ सिंगल हो तो उसे हम वाहिद कहते हैं, लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा हुआ उसे जमा कहते हैं। लेकिन अरबी ज़बान में अगर कोई चीज़ एक है तो उसे वाहिद बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा है, मतलब दो है, तो उसे तस्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाहिद के बाद तस्निया। ये देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं तस्निया। ये हुआ ते, ये हुआ से का 3 नुक्ता, ये हुआ नून, ये हुआ या, तस्निया मतलब दो। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जमा। एक है तो वाहिद, एक से ज़्यादा है तो तस्निया, सॉरी, दो है तो तस्निया, और तीन हो या तीन से ज़्यादा हो तो उसे हम अरबी में जमा कहते हैं। लेकिन उर्दू में दो ही चीज़ है, वाहिद और जमा। एक है तो वाहिद, एक से ज़्यादा है तो जमा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नहव क्या है, और भी कई अक़साम अभी रह गई हैं, उसके लिए हम अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह अगर आपका साथ रहा तो हम इसी तरीके से इससे बेहतर अंदाज़ में वजाहत करते हुए जाएंगे। जहाँ कहीं आपको सवालात हो, कमेंट में लिखिए। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको जवाब दें। वस्सलाम।